इसरो का जो अपना पहला मिशन था वो था चंद्रयान 1। चंद्रमा वाकई में कभी ना कभी जो है वो मैग्मा यानी पिघली हुई अवस्था में था। वहां पर अधिक मात्रा में सोडियम तत्व की खोज करने का काम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने की। अभी तक हम लोग ऊपर से सिर्फ ऑर्बिटर की मदद से ही हम लोग सिर्फ अध्ययन कर रहे थे, चंद्रमा की सतह पर तो उतरे नहीं थे। इस बार हम चंद्रमा की सतह पर उतर के उसकी मिट्टी के नमूनों की जांच करके हमने इस बात का पता किया कि वहां पर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व भी वहां पर मौजूद हैं। एस्ट्रोसैट जो है वो विभिन्न प्रकार के हमारे ब्रह्मांडी खोजों में हमारी मदद कर रहा है। सबसे महत्वाकांक्षी मिशन जो है वो गगनयान मिशन है, जिसके अंदर भारत ने बहुत ज्यादा चीजें अपनी स्टेक पर लगा दी हैं। तो आदित्य का मतलब हो गया सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची होता है, और L1 का मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर हमने इसको लॉन्च किया। ठीक है, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे अंत होगा, इन सब के बारे में बहुत सारी जानकारी इन ग्रेविटेशनल वेव के माध्यम से इकट्ठा की जा सकती है। क्योंकि हेलो दोस्तों, यूपीएससी 2026 के संभव बैच में आप सबका स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इसरो के बारे में पढ़ा। इसरो के जितने भी सैटेलाइट सिस्टम हैं उनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा हमने लॉन्च व्हीकल के बारे में देखा, यानी प्रक्षेपण यानों के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि भारत के जो अंतरिक्ष मिशन हैं उनके बारे में डिटेल में हम इस पूरे के पूरे लेक्चर में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 5 तक पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी चंद्रयान 3 तक हो चुका है, उसके बारे में तो देखेंगे ही। फ्यूचर में होने वाले चंद्रयान के बारे में देखेंगे, मंगलयान के बारे में देखेंगे, हम निसार के बारे में देखेंगे, और हम आदित्य L1 के बारे में देखेंगे। मतलब कि जितने भी भारत ने मिशन भेजे हैं या भेजने वाला है, ठीक है, यानी इसरो ने जो भी मिशन भेजे हैं या भेजने वाले हैं, वो सारे मिशनों के बारे में हम यहां पर अध्ययन करेंगे। इनमें से क्वेश्चन बनने की, यानी कि यूपीएससी में के एग्जाम में इनमें क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमें देखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में बता दूं। अगर आप यूपीएससी की बेहतर ढंग से पूरी संपूर्ण तरीके से और तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा 1 साल का 2000 यानी कि यूपीएससी 2026 को टारगेट करने वाला 1 साल का कोर्स है प्रहार, जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है, प्रहार हिंदी में भी अवेलेबल है, और टाइटन प्योर इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसकी फीस 9,999 से शुरू है। इसके अलावा 2 साल का अगर आप टारगेट कर रहे हैं, 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारा संकल्प बैच आप ले सकते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में अवेलेबल है, और पिनाकल नाम का इंग्लिश, प्योर इंग्लिश में अवेलेबल है। 13,499 रुपए की इसकी यहां से फीस शुरू है। 3 साल का अगर आप कोर्स ले रहे हैं, 2028 को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा प्रारंभ बैच इंग्लिश और हिंदी में ले सकते हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेहतर ये बैच है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। तो 31,999 से ये बैच हमारा शुरू है। तो बच्चों, इसके इन बैचेस के बारे में जानकारी देने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, अपने इस टॉपिक को। तो बच्चों, मैंने जैसा बताया था कि भारत का अपना अंतरिक्ष मिशन जो भी उन्होंने भेजे हैं अभी तक, इसरो ने भारत के आपके स्पेस कह सकते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इसरो कहते हैं। तो अगर मैं भारत कहूं तो इसका मतलब इसरो कहूं तो समझ लो भारत है। ठीक है, क्योंकि भारत की ही तो ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो है ना। तो इसरो का जो अपना पहला मिशन था, जो कि अंतरिक्ष मिशन था, अंतरिक्ष के एक्सपीडिशंस के लिए भेजा गया था, अंतरिक्ष में जो है वो कुछ खोजने के लिए भेजा गया था। तो जो पहला मिशन था वो था चंद्रयान 1, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसे श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था, और इसमें
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी का एक्सेल वर्जन यूज किया गया था। मैंने पिछले टर्न पर पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बताया है। पीएसएलवी की डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के। तो इसमें पीएसएलवी एक्सेल की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। ये 2 साल का मिशन था, ठीक है, यानी जो मिशन था वो 2 सालों का था, लेकिन ये लगभग 10 महीनों तक इसने काम किया, और लेकिन जो भी काम किया बहुत शानदार काम किया, और इसने बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित करी। अगर उपलब्धियों की बात की जाए बच्चों, तो इसने बहुत बड़ी उपलब्धि जो हासिल करी, ये दुनिया का पहला ऐसा यान बना जिसने वहां पर पानी की खोज की। तो याद रखिएगा बच्चों, दुनिया का पहला यान, अमेरिका, रशिया, ये सारे के सारे अंतरिक्ष में जा चुके थे, लेकिन कभी भी इन्होंने वहां पर जल की खोज नहीं की, वहां पर पानी के सबूत नहीं खोजे, लेकिन लेकिन इसने इसने जो है वहां पर जाकर पानी की खोज की थी। तो दुनिया का पहला यान, इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए कि दुनिया का यह पहला अंतरिक्ष मिशन था, या दुनिया का पहला चंद्र मिशन था जिसने वहां के ध्रुवों पर पानी की खोज की। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि वहां के ध्रुवों पर पानी की खोज करने वाला यह दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान या दुनिया का पहला चंद्रयान था। ठीक है, इसके अलावा इसने वहां पर क्या उपलब्धियां अर्जित की, तो माना यह जाता है कि जो चंद्रमा है उसका जो निर्माण हुआ बच्चों, वो निर्माण हुआ आज से करोड़ों साल पहले एक मंगल ग्रह के जैसा एक ग्रह था। वो पृथ्वी के करीब से गुजरा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उस ग्रह को अपनी तरफ खींचा। उस ग्रह का नाम था थिया ग्रह। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने जब थिया नाम के ग्रह को अपनी तरफ खींचा, तो यह थिया ग्राम का ग्रह बहुत तेजी से आकर हमारी पृथ्वी से टकराया। जब पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग टूटकर बिखर गया पूरे के पूरे अंतरिक्ष में, और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे ये छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के और साथ ही साथ थिया ग्रह के ये आपस में जुड़ने लगे, और जुड़कर कई लाख सालों में एक ऑब्जेक्ट बन गए, एक स्पेस ऑब्जेक्ट बन गए, जिसे आज हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, चंद्रमा के बनने की ये एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो अब ये सोचा गया कि अगर वाकई में चंद्रमा ऐसे ही बना था, चंद्रमा का निर्माण ऐसे ही बना हुआ था, तो इस परिकल्पना को के सबूत क्या है, इस परिकल्पना के सबूत क्या है। और इस परिकल्पना को अगर मैं नाम देना चाहूं तो इस परिकल्पना को बोलते हैं ग्लोबल लूनर मैग्मा हाइपोथेसिस, चंद्र मैग्मा परिकल्पना, यानी चंद्र मैग्मा परिकल्पना या ग्लोबल लूनर मैग्मा हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिसमें कहा जाता है कि चंद्रमा का जो निर्माण है वो थिया नामक ग्रह के पृथ्वी से टकराने से ही हुआ था। तो इस परिकल्पना के प्रमाण क्या है, सबूत क्या है, तो हमारा जो चंद्रयान था उसने वहां की यानी चंद्रमा की सतह की जो कह सकते हैं चंद्रमा की सतह की जो एनालिसिस करी। अच्छा, ये एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रयान 1 था वो एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन का मतलब ये हो जाता है, ऑर्बिटर मिशन का मतलब ये समझ लीजिए कि ऑर्बिटर मिशन का मतलब यह है कि ये चंद्रमा की ऑर्बिट में घूमकर जो है चंद्रमा का अध्ययन करता रहा है, ये चंद्रमा की सतह पर उतरा नहीं। अगर कोई भी मिशन बच्चों चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमे या कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी अंतरिक्षी पिंड के चारों तरफ उसकी ऑर्बिट में घूमकर उसका अध्ययन करे, तो ऐसे मिशन को ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। अगर उसी जगह पर चंद्रमा की सतह पर यह उतर जाता, ठीक है, उतर जाता, जैसे कि चंद्रयान 2 और 3 में प्रयास किया गया, चंद्रयान 3 में हम सफल रहे, तो ऐसे मिशन को हम लोग लैंडर मिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लैंडर मिशन कहते हैं। और अगर एक कोई रोबोट टाइप का ऑब्जेक्ट हो जो किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट की सतह पर उतरकर वहां पर चलना शुरू कर दे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दे, तो ऐसे मिशन को हम लोग रोवर मिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रोवर मिशन कहते हैं। तो हमारा जो चंद्रयान 1 था मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, यानी चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा, बल्कि चंद्रमा की सतह
सतह के ऊपर ना उतरकर बल्कि चंद्रमा की कक्षा में ये घूमता रहा और घूम घूम कर चंद्रमा इसमें लगे हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे इसके ऑर्बिटर में लगे हुए जो भी उपकरण थे उन्होंने चंद्रमा की सतह की एनालिसिस करी और बहुत सारे जो है खोजें इसने करी थी। तो ये एक ऑर्बिटर मिशन था, लैंडर और रोवर मिशन नहीं था। ये लैंडर रोवर मिशन नहीं था, ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। तो ये जो ऑर्बिटर मिशन था इसने चंद्रमा की सतह पर चारों तरफ चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की सतह पर जो पथरीले चीजें उसने देखी उसको अपने विशेष उपकरणों की मदद से इस बात को ज्ञात किया कि चंद्रमा वाकई में कभी ना कभी जो है वो मैग्मा यानी पिघली हुई अवस्था में था और पिघली हुई अवस्था में तभी रहा होगा जब ये एक टक्कर से बना था। यानी टक्कर से होता यह है बच्चों कि जब जरा आप इस बात को समझिए कि जब चंद्रमा को थिया नाम के ग्रह ने टक्कर मारी होगी तो इतनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी कि ये जितना चंद्रमा की मतलब ये थिया नामक ग्रह और पृथ्वी का वो भाग जो अलग हुआ था वो इतनी हीट की वजह से पिघल गया होगा। जैसे ज्वालामुखी का लावा होता है, मैग्मा होता है, उस तरीके से पिघल गया होगा और पिघल कर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। तो अगर मान लीजिए कि इसी टक्कर से अगर हम लूनर मैग्मा हाइपोथेसिस को सही माने तो अगर मान लीजिए कि इसी टक्कर से मून का निर्माण हुआ है तो इसका मतलब मून कभी ना कभी पिघली हुई अवस्था में रहा होगा, यानी मैग्मा अवस्था में रहा होगा। तो हमारे चंद्रयान 1 ने इस बात की यानी वहां की सतह की एनालिसिस करके इस बात के सबूत ढूंढे कि वाकई में चंद्रमा जो है वो कभी ना कभी पिघली अवस्था में मौजूद था। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत था जो कि लूनर मैग्मा हाइपोथेसिस, जिसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, लूनर मैग्मा हाइपोथेसिस में ग्लोबल लूनर मैग्मा हाइपोथेसिस का एक बहुत बड़ा प्रमाण भारत के चंद्रयान 1 ने दिया कि वाकई में चंद्रमा एक समय पर पिघली हुई अवस्था में मौजूद था, मैग्मा अवस्था में मौजूद था। तो यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि वाकई में जो चंद्रमा का निर्माण हुआ है वो असल में इसी थिया नाम के ग्रह के कारण, थिया नाम के ग्रह के टक्कर की वजह से ही हुआ हो सकता है। तो यह सोचा गया, ठीक है, तो यह सोचा गया और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला। तो यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि थी कि चंद्रमा के निर्माण का एक और सबूत जो है मिल पाया। अब इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि ये जो ग्लोबल लूनर मैग्मा हाइपोथेसिस है ये प्रूव हो गई, लेकिन इसके पक्ष में एक बहुत बड़ा प्रमाण हमें मिल पाया। ठीक है, तो चंद्रयान 1 की जो पहली उपलब्धि थी, मैंने क्या बताया कि चंद्रयान 1 की पहली उपलब्धि थी कि इसने वहां पर पानी की खोज की, और दूसरी उपलब्धि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान की उपलब्धियों में कि वहां पर ग्लोबल लूनर मैग्मा जो हाइपोथेसिस थी, चंद्र मैग्मा परिकल्पना जो थी, उसके सबूत हमारे चंद्रयान 1 ने दिए। अभी न्यूज़पेपर में भी आ रहा था कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह पता चला है कि वाकई में जो है वो पृथ्वी से कोई ना कोई थिया ग्रह जो है कभी ना कभी टकराया था। ये अब धीरे धीरे और भी सबूत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा पर अगर आपको निवास करना है तो निवास वहां पर आसान नहीं होगा। कल चंद्रमा पर कहते हैं ना कि मानव कॉलोनी बनानी है हमें, तो मानव कॉलोनी बनाना इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चंद्रमा के दिन का जो तापमान होता है वो कई कह सकते हैं कि लगभग 160-170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और रात का तापमान भी लगभग -110-120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब चंद्रमा पर कॉलोनी बसाना जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए टास्क होगा फ्यूचर में, क्योंकि वहां पर जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कभी चंद्रमा पर हमें निवास करना हुआ तो उसके लिए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर इंसान रह सके। तो वैज्ञानिकों ने इसकी ऐसी जगह की तलाश में बहुत दिनों से कार्य कर रहे थे, लेकिन भारत के चंद्रयान 1 ने इसमें भी एक उपलब्धि अर्जित करी। चंद्रयान 1 ने वहां पर कुछ ऐसे लंबी लंबी टनल्स खोजी हैं। ठीक है, टनल्स का मतलब सुरंगें खोजी हैं जो कई कई किलोमीटर लंबी हैं और कई मीटर चौड़ी हैं। तो ऐसी सुरंगें उसने ढूंढी हैं चंद्रयान 1 ने, जिसको कहा गया है लावा ट्यूब्स। क्या कहा गया है? लावा ट्यूब्स कहा गया है। तो ये जो लावा ट्यूब्स हैं
इनके अंदर का तापमान जो है वो लगभग लगभग -10 से -20 के बीच में एवरेज बना रहता है, और -10 -20 में तो आराम से इंसान जो है वो रह सकता है। धरती पर भी कई जगह ऐसी है जहां पे -40 -50 डिग्री सेल्सियस पर इंसान रह सकता है। तो इसका मतलब कि ये वो जगह होंगी जहां पर कल फ्यूचर में इंसान बसेगा, जहां पर इंसान रह सकेगा, जहां पर इंसान अपनी कॉलोनी बसा सकेगा। तो चंद्रयान 1 की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह भी रही है बच्चों कि उसने चंद्रमा पर फ्यूचर में यानी कि भविष्य में रहने के लिए, मानव के रहने के लिए स्थान को भी खोजने का कार्य किया। यह एक उपलब्धि रही है। तो हो गया, पानी की खोज कर ली, रहने की खोज कर ली, और साथ ही साथ चंद्रमा कैसे निर्मित हुआ उसके बारे में भी सबूत चंद्रयान 1 ने दे दिए। ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर बात की जाए तो चंद्रयान 1 ने अपने एक विशेष जो है वो इंस्ट्रूमेंट, उपकरण जिसका नाम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था, उस एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से इसने वहां पर विभिन्न प्रकार के खनिजों की खोज की, जैसे कि कैल्शियम है, इसके अलावा जो है वहां पर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, लोहा है, इस तरीके के बहुत सारे खनिज पदार्थों की भी खोज करी। तो यह भी एक उपलब्धि है चंद्रयान 1 की कि उसने अपने 10 महीने के कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं उनकी वहां पर खोज करी। तो ये सब चंद्रयान 1 की उपलब्धियां थी और इनके बारे में आपको जानना जरूरी था। कभी भी आपसे पूछा जाए चंद्रयान 1 की क्या उपलब्धियां हैं तो आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद चंद्रयान 1 के बाद हमने चंद्रयान 2 बच्चों भेजा था। ये चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। कब भेजा गया? 22 जुलाई 2019 को इसको भेजा गया। और ये जो 22 जुलाई 2019 को इसे भेजा गया तो ये एक ऑर्बिटर मिशन भी था। ठीक है, ऑर्बिटर मिशन भी था, साथ ही साथ ये एक लैंडर मिशन भी था। ठीक है, और एक ये रोवर मिशन भी था। तो इसमें जो ऑर्बिटर मिशन था वो तो बच्चों सफल हो गया था, यानी हम ऑर्बिटर को चंद्रमा की कक्षा में भेजने में हम सफल हो गए थे, लेकिन लैंडर और रोवर मिशन हमारा असफल हो गया था। यह मिशन जो है पूर्णतः सफल नहीं माना गया। ऑर्बिटर तो हमारा पहुंच गया था ऑर्बिट के अंदर, लेकिन लैंडिंग सही तरीके से नहीं हो पाई, और फाइनली लैंडिंग और रोवर जो मिशन हमारा था वो असफल हो गया था चंद्रयान 2 का। तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। किस रॉकेट से भेजा गया? इसको भेजा गया GSLV Mk3 रॉकेट से भेजा गया, जिसे आजकल हम लोग LVM-3 के नाम से जानते हैं, उसकी मदद से इसको भेजा गया। लेकिन अब ऑर्बिटर मिशन तो हमारा सफल ही हो गया था, यानी हमारा जो ये ऑर्बिटर था ये तो सही सलामत पहुंच गया था और आज भी काम कर रहा है। लैंडर और रोवर मिशन असफल हो गए थे। ठीक है, तो आज भी ऑर्बिटर काम कर रहा है और विभिन्न प्रकार की जो है वो खोजें कर रहा है। जैसे कि सबसे बड़ी खोज तो ये है कि वहां पर चंद्रमा पर अभी 2023 में, अक्टूबर 2023 में वहां पर सोडियम की खोज की। ठीक है, वहां पर अधिक मात्रा में सोडियम तत्व की खोज करने का काम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने की। फिर उसके बाद दूसरा, वहां के वायुमंडल में ऑर्गन 40 नाम की, ऑर्गन 40 नाम की गैस को भी वहां पर खोजने का काम जो है वो हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किया। इसके अलावा बहुत सारे कह सकते हैं कि खनिज पदार्थों की खोज भी हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने की, जिसमें अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, टाइटेनियम है, आयरन है। ये पहले भी खोजा जा चुका था, लेकिन उसकी सटीक जानकारी, सटीक मात्रा की खोज करने का काम चंद्रयान 2 ने किया। इसके अलावा पानी, जो हमने बताया था कि पानी जो है वो चंद्रयान 1 ने खोजा था, तो पानी को जितनी मात्रा हम सोचते थे कि पानी की वहां पर मौजूद है, उससे भी ज्यादा वहां पर पानी मौजूद है। इस चीज की पुष्टि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने की। माना यह जाता है कि जितना हम चंद्रयान 1 ने हमें बताया था कि वहां पर पानी मौजूद है चंद्रमा पर, उससे 5 से 8 गुना ज्यादा पानी जो है वो चंद्रमा पर मौजूद है। तो एक नए तरीके का आंकड़ा देने का कार्य किसने किया? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किया। मतलब 5 से 8
गुना ज्यादा पानी, जितना हम सोचते थे उससे 5 से 8 गुना ज्यादा पानी वहां पर वहां चंद्रमा पर मौजूद है, और इस बात की पुष्टि चंद्रयान 2 ने की। फिर उसके बाद चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया बच्चों। अब देखो बच्चों, चंद्रयान 2 जो है उसका ऑर्बिटर तो सफल हो गया था, लेकिन हमारा जो लैंडर था जिसका नाम जो है वो विक्रम था, तो विक्रम नाम का जो लैंडर था, और साथ ही साथ हमारा जो रोवर था, जो एक रोबोट था जो हमने भेजा था जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया था, ये असफल हो गए थे चंद्रयान 2 में। तो इनको फिर से सफल करने के लिए, इनको फिर से री अटेम्प्ट करने के लिए हम लोगों ने लैंडर और रोवर मिशन भेजा फिर से चंद्रयान 3 के अंतर्गत। तो चंद्रयान 3 के अंतर्गत हमने लैंडर भेजा, रोवर भेजा, हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा। कब इसे भेजा गया बच्चों? इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, ठीक है। और किससे लॉन्च किया गया? वही GSLV MK3 से, यानी जिसे LVM3 के नाम से जानते हैं, उसकी मदद से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये जो है चंद्रमा के ऑर्बिट में, यानी उसकी कक्षा में जब पहुंचा है, तो वो दिन था 5 अगस्त 2023, ठीक है। 5 अगस्त 2023 को उसकी कक्षा में पहुंचा, उतरा नहीं, उतरा है ये 23 अगस्त 2023 में। यानी कि हमारा लैंडर और रोवर मिशन जो है वो चंद्रमा की सतह पर सही सलामत जो है वो 23 अगस्त 2023 को उतरा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। भारत दुनिया के उन देशों में अब शामिल हो गया जिसने अपने यान को, अपने चंद्र मिशन को चंद्रमा की सतह पर उतार दिया। दुनिया का पहला मिशन था जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जहां पर आज तक कोई नहीं जा पाया था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चंद्रमा की सतह पर सही सलामत उतरा और सही सलामत इसने सारे कार्य कंप्लीट किए। तो जो चंद्रयान 2 की असफलता थी वो सफलता में बदल दी गई चंद्रयान 3 के अंतर्गत। तो वहां पर हमारा लैंडर और रोवर, ठीक है, दोनों सही सलामत वहां पर उतर गए। और ये क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसीलिए 23 अगस्त 2023 में क्योंकि हमने यह कारनामा किया था, तो 23 अगस्त को ही निर्धारित किया गया कि इसे हम लोग हर साल जो है वो नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की तरह इसे मनाएंगे, ठीक है। तो ये इस पर बात हुई। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या चीजें गई थी, तो मैंने पहले भी जैसे बताया कि एक लैंडर गया था, एक रोवर गया था। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है। और इसके साथ इनको ले जाने वाला एक प्रपल्शन सिस्टम जो था वो भी इसके साथ गया था, जो इसको अपने साथ बांध कर ले गया था, और वो था प्रपल्शन मॉड्यूल, से प्रपल्शन मॉड्यूल के नाम से जाना गया, ठीक है। तो लेकिन लैंड क्या किया? लैंड 2 चीजें की, एक आपका विक्रम लैंडर और एक है प्रज्ञान रोवर, ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ GSLV MK3 से। फिर इसके बाद ये वहां पर भेजा गया चंद्रमा की ऑर्बिट में। चंद्रमा की ऑर्बिट में ये प्रपल्शन सिस्टम था, इसने लैंडर और रोवर को अलग कर दिया। लैंडर धीरे धीरे करके 23 अगस्त को जो है वो वहां की सतह पर उतर गया। फिर इसमें रैंप खुला, रैंप का मतलब एक सीढ़ी खुली, और उस सीढ़ी के अंदर मौजूद था हमारा ये रोवर, प्रज्ञान रोवर। वो रोवर जो है उस सीढ़ी से उतरकर वहां की चंद्रमा की सतह पर टहलने लगा और विभिन्न प्रकार की खोजों को इसने अंजाम दिया, ठीक है। विभिन्न प्रकार की खोजों में जो अंजाम दिया गया उसमें बहुत सारे खोज थी, जिनमें से सबसे बड़ी जो खोज मानी गई थी कि वहां के तापमान के वेरिएशन को इसने देखा। मतलब चंद्रमा की सतह पर हुआ क्या कि वहां पर चंद्रमा की सतह पर हमारे लैंडर ने एक गड्ढा खोदा। गड्ढे के अंदर का जो टेम्परेचर यानी लगभग 10 सेंटीमीटर, लगभग अगर माना जाए तो लगभग 10 सेंटीमीटर हमने जब अंदर गड्ढा खोदा, तो ऐसी जगह पर यहां का जो तापमान था वो लगभग था -10 डिग्री सेल्सियस तापमान था, और बाहर का तापमान जो था, सतह का तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस था। तो यहां पर सतह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और गड्ढा सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे जब खोदकर हमारे लैंडर ने देखा तो वहां का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि लगभग दोनों में वेरिएशन जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया। तो ये वैज्ञानिकों के लिए बड़े आश्चर्य का समय था, मतलब आश्चर्य की बात थी कि इतना वेरिएशन, मतलब कि सतह पर 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है और थोड़ा सा हाथ डाल दो, सिर्फ इतना हाथ डाल दो एक 10 सेंटीमीटर के करीब, तो वहां पर -10 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। आखिर ऐसा क्यों है? तो ये
अभी रहस्य का विषय है, लेकिन इस तरीके की डेटा को खोजने का काम जो है, इस तरीके के डेटा को इकट्ठा करने का काम जो है हमारे विक्रम लैंडर ने किया। विक्रम लैंडर ने किया, जिस इंस्ट्रूमेंट से यह काम किया था उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था चास्टे इंस्ट्रूमेंट। चास्टे इंस्ट्रूमेंट ने यह कारनामा करके दिखाया। इसके अलावा जो है विक्रम लैंडर ने वहां के आयन मंडल यानी कि जो चारों तरफ आयनों से घिरा हुआ एक एटमॉस्फेयर है चंद्रमा के, उस आयन मंडल का घनत्व और तापमान को भी मापने का काम किया। वहां के आयन मंडल के तापमान और घनत्व को नापने का काम किया। इसके अलावा वहां पर एक विशेष प्रकार का भूकंप, जिसे हम लोग चंद्रकंप कहते हैं, वहां पर एक तरीके की हलचल हुई चंद्रमा की सतह पर, जिसको रिकॉर्ड करने का भी काम जो है ये चंद्रयान 3 ने किया। चंद्रयान 3 ने वहां पर हल्का सा कंपन देखा। अभी ये शोध का विषय है कि आखिर कोई उल्का पिंड टकराया था, उसकी वजह से वहां पर कोई कंपन हुआ था, या हो सकता है चंद्रमा पर भी भूकंप आते हो, जैसे पृथ्वी पर भूकंप कहे जाएंगे और चंद्रमा पर चंद्रकंप कहे जाते हैं। तो जिस तरह से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, वैसे ही क्या चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं, जिसे चंद्रकंप कहा जाता है? क्या ऐसा होता है? ठीक है, क्यों वो जो हलचल हुई थी जिसको रिकॉर्ड किया हमारे जो है विक्रम लैंडर के सिस्मोग्राफ ने जो रिकॉर्ड किया, क्या ये कोई चंद्रकंप था या किसी उल्कापिंड के टकराव से उस कंपन को रिकॉर्ड किया गया? ये अभी शोध का विषय है, इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन वहां पर इस तरीके का एक हलचल जो है वो रिकॉर्ड करने का काम विक्रम लैंडर ने किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रज्ञान रोवर ने, ठीक है, रोवर जो था हमारा प्रज्ञान रोवर, वो दक्षिणी ध्रुव पर उन्होंने सल्फर की मौजूदगी को स्पष्ट किया कि वहां पर सल्फर मौजूद है, बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा वहां पर जो है अभी तक हम लोग ऊपर से सिर्फ ऑर्बिटर की मदद से ही हम लोग सिर्फ अध्ययन कर रहे थे, चंद्रमा की सतह पर तो उतरे नहीं थे। इस बार हम चंद्रमा की सतह पर उतर के उसकी मिट्टी के नमूनों की जांच करके हमने इस बात का पता किया कि वहां पर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व भी वहां पर मौजूद हैं और अच्छी मात्रा में मौजूद हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, सिर्फ दूर से सिर्फ आप जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट की मदद से यह कारनामा किया जा रहा था, लेकिन इस बार बाकायदा हमारा रोवर वहां पर टहला, घूमा, वहां के मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करके और भी जो हमारे डेटा हैं उनको स्पष्ट किया। ठीक है, प्रज्ञान रोवर ने, कि वहां पर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व मौजूद हैं और अच्छी मात्रा में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सारी के सारी चीजें किए गए। लास्ट में जब 14 दिन का इनका मिशन था, 14 दिन के मिशन के बाद जब हमारा लैंडर का काम खत्म हो चुका था, तो इसके अंदर थोड़ा सा फ्यूल बचा हुआ था, तो हमने इस फ्यूल को बर्न करके अपने लैंडर को उठाकर, ठीक है, उठाकर थोड़ी दूर पर उठाया और उठाकर फिर दूसरी थोड़ी ही दूर पर उसको फिर से लैंड करा दिया। इस मिशन को हॉप मिशन कहा गया। लगभग 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई इसने गेन करी और फिर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर इसको उतार दिया गया, रीलैंड करा दिया गया। इसका मतलब हम चंद्रमा पर एक बार नहीं लैंड किए, चंद्रमा पर हमने 2 बार लैंडिंग करी। और ये इसे हॉप मिशन, हॉप जैसे ग्रास होपर होता है ना, कूद कूद के चलता है, तो इसने भी कूदा। ठीक है, विक्रम लैंडर उठा, फिर आगे जाकर फिर लैंड कर गया, एक तरीके से इसने कूदा। तो ये चीज क्या बताती है? ये बताती है कि हम जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड भी कर सकते हैं, फिर उड़ान भर के फिर लैंड कर सकते हैं। ये साबित करता है कि अगर फ्यूचर में हम मिशन भेजेंगे तो हम ऐसे कमजोर नहीं होंगे कि हमारा मिशन असफल हो जाए, बल्कि हम यहां पर अपने जो भी लैंडर या अपने जो भी यान भेजेंगे उसको हम उतार भी सकते हैं, वहां से उड़कर किसी दूसरी जगह पर भी हम लैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉप एक्सपेरिमेंट जो है था, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था भारत के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसरो के लिए। तो ये 3 सितंबर को ये हॉप एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें चंद्रमा जो हमारा विक्रम लैंडर था वो कुछ उठा और उठकर दूसरी जगह पर लैंड करा दिया गया। तो ओवरऑल ये जो मिशन थे ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल थे। चंद्रयान 3 बहुत बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है और इसने जो भी डेटा अभी तक भेजा है वो शानदार है। उस पर अभी बहुत सारे डेटा पर एनालिसिस की जा रही है, उस पर बहुत सारे डेटा पर कार्य किया जा रहा है। फिर उसके बाद इससे मोटिवेशन लेकर हमने चंद्रयान 4 की भी घोषणा कर दी। चंद्रयान 4 की जो घोषणा की गई है उसमें माना यह जा रहा है कि इसको 2027-28 में हम लोग लॉन्च करेंगे, 2027-28 में इसको लॉन्च करेंगे। यह मिशन जो होगा वो सैंपल रिटर्न मिशन होगा। सैंपल रिटर्न मिशन का मतलब कि हम चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर्स उतारेंगे, वहां पर मिट्टी, पत्थर और वहां के विभिन्न प्रकार के नमूनों को वो इकट्ठा करेगा और फिर उसको लेकर हम धरती
पर वापस आ जाएंगे और इस बार हम यहां धरती पर उन पत्थरों की, उनके जो भी अवशेष होंगे, वहां की चंद्रमा की सतह के अवशेष होंगे, चंद्रमा की सतह के जो भी हमें स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, उनके हम यहां पर धरती पर अध्ययन करेंगे। तो ये इस बार सैंपल रिटर्न मिशन है, 2027-28 में लॉन्च किया जाएगा। इसको भारत सरकार ने मान्यता दे दी है। ठीक है, 2027-28 में इसमें हम लोग सैंपल्स को लेकर वापस धरती पर लौटेंगे। फिर इसके बाद चंद्रयान 5 को भी हम भारत सरकार ने मान्यता दे दी है। इसे ल्यूपेक्स मिशन के नाम से जाना जा रहा है। ये जो ल्यूपेक्स मिशन है उसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये इंडिया और जापान का ज्वाइंट मिशन होगा। इंडिया और जापान का ज्वाइंट मिशन होगा जिसमें लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। इस माना जा रहा है 2027-28 के बाद जब चंद्रयान 4 सफल हो जाएगा तो 2028-29 में हम इसे भेजेंगे। इसरो जो है अपने इस सहायता से, यानी कि जापान की सहायता से ये काम करेगा। जापान की जो जक्सा है, यानी कि जो वहां की स्पेस एजेंसी जक्सा है, उसके S3 रॉकेट से इसको भेजा जाएगा। वहां पर जो है एक लूनर लैंडर उतारा जाएगा और वहां पर अभी तक का सबसे बड़ा रोवर उतारा जाएगा जिसका वेट 250 से लेकर 350 किलोग्राम का होगा। यानी इस बार जो हमने प्रज्ञान रोवर भेजा था वो 25-30 किलोग्राम का था, उससे लगभग 10 गुना बड़ा रोवर वहां पर भेजा जाएगा, वहां पर स्टडी करने के लिए, वहां पर अध्ययन करने के लिए। तो ये इंडिया और जापान का, यानी इसरो और जक्सा का ज्वाइंट मिशन होगा। 2028-29 में भेजा जाएगा। S3 रॉकेट से भेजा जाएगा। लूनर इसमें लैंडर भी होगा और रोवर भी होगा। रोवर आज जो हमने रोवर भेजा है उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा, 10 गुना ज्यादा भारी होगा। तो ये सब मिशन के साथ हम लोग चंद्रयान 5 भेजेंगे 2028-29 में। ठीक है, अब इसके बाद चंद्रयान के सारे मिशंस को समझने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंगलयान की बच्चों। तो मंगलयान की बात अगर की जाए तो मंगलयान जो मिशन है बच्चों, ये भारत का एक बड़ा महत्वाकांक्षी मिशन था जिसको एग्जैक्टली 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया। 24 सितंबर 2014 को लगभग 300 दिन के बाद ये मार्स की, यानी कि मंगल की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया। यह भी एक ऑर्बिटर मिशन था। मंगल की ऑर्बिट में, मंगल की कक्षा में यह पहुंचा। 6 महीने का टारगेट लेकर हमने इसको भेजा था कि पहली बात तो हम पहुंच ही जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मंगल मिशन, मंगल जो यान था उसको भेजना एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस बात की थी कि हम पहले एशियाई कंट्री बने, पूरे पहले एशियाई कंट्री बने जो मंगल की ऑर्बिट तक सफलतापूर्वक पहुंच पाया। ठीक है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दुनिया के चौथे देश बने जो कि मंगल की ऑर्बिट तक पहुंच पाया, और दुनिया के पहले देश बने जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल की ऑर्बिट तक, मंगल की कक्षा तक पहुंच पाया। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए कि हम वहां पर पहुंच जाए। इससे बड़ा अचीवमेंट हो ही नहीं सकता था उस समय के लिए, और हमने ये कर दिखाया। ठीक है, अपने पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट की मदद से हमने, जिसकी क्षमता से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने की थी, हमने क्या किया, उसकी मदद से मंगल की यात्रा की। कई करोड़ किलोमीटर दूर जो है, कई मिलियन किलोमीटर दूर जो है, वो हम मंगल की ऑर्बिट तक पहुंच गए। तो हमारे लिए बहुत अचीवमेंट था। कम से कम संसाधनों में, कम से कम यानी मिनिमम संसाधनों का उपयोग करते हुए हमने मैक्सिमम आउटपुट दिया, मैक्सिमम अचीवमेंट इसमें अर्जित कर ली। और इसके बाद वहां पर यह पहुंचा और 6 महीने हमने सोचा कि अगर इसने काम कर लेगा तो हम ये मानेंगे कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बच्चों, जब काम, आपकी नीयत सही होती है तो काम भी सही होते हैं। अप्रैल 2022 तक ये काम करता रहा, यानी 7 साल 6 महीने और 8 दिन तक ये लगातार काम करता रहा। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को इसने वहां पर इकट्ठा किया। वहां पर पानी मौजूद है, वहां जल मौजूद है, इसके आंकड़ों को एकत्र किया। इसके अलावा वहां पर मीथेन मौजूद है, ठीक है, उसके आंकड़ों को एकत्र किया। वहां के वायुमंडल को समझने का प्रयास किया। फिर इसके अलावा वहां के चित्र उतारे और एक कंप्लीट मंगल ग्रह का एटलस, जैसे आप लोग एटलस ना, पृथ्वी का एटलस देखते हैं, किताब पृथ्वी के एटलस देखते हैं, पृथ्वी के हर भूभाग की संरचना को उसके मदद से समझते हैं, वैसे ही मंगल का एक संपूर्ण एटलस, हजारों पिक्चर्स लेकर मंगल ग्रह का संपूर्ण एटलस तैयार करके इसने दिखा दिया। इसके अलावा वहां पर
और भी बहुत सारे खनिज पदार्थों की खोज करके इसने एक बहुत बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, मतलब हमने ये था कि हम पहुंच ही जाए, बड़ी बात है, पहुंच के 6 महीने काम कर लें, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम पहुंचे भी 6 महीने नहीं बल्कि 7.5 साल, इवन की 7.5 साल भी हमने आप वहां पे काम किया और ऐसी ऐसे डेटा, ऐसे ऐसे आंकड़े इकट्ठा किए, हर तरीके के, पानी के, मीथेन के, वहां के खनिज पदार्थों के, वहां के चित्र बहुत सारे हमने खींचे। ये सब करके विभिन्न प्रकार के आंकड़े हमने प्रोवाइड किए, इसरो को भी प्रोवाइड किया और पूरी दुनिया को प्रोवाइड किए। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन या मार्स ऑन मिशन, मिशन ऑन मार्स भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बच्चों कुछ जो है वो मंगल मिशन भेजे गए थे जिनको आपको पता होना चाहिए, जैसे एक्सो मार्स रोवर मिशन था, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन था, 2021 में भेजा गया। तियानवेन मिशन था, चीन का मंगल मिशन था, 2021 में भेजा गया। यूएई का होप मिशन था, जो पहला ग्रहों के बीच का मिशन यूएई का था, 2021 में भेजा गया। नासा का परसिवरेंस रोवर था, 30 जुलाई 2020 को भेजा गया, 18 फरवरी 2021 को पहुंचा। और इसी नासा के परसिवरेंस रोवर के साथ दुनिया का पहला ऐसा छोटा हेलीकॉप्टर जो परसिवरेंस रोवर के साथ अटैच करके भेजा गया, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर जिसको नाम दिया गया, जो मंगल की ग्रह पर उड़ने वाला पहला हेलीकॉप्टर बना। तो इस तरीके से ये नासा का परसिवरेंस रोवर था और इस परसिवरेंस रोवर के साथ इस तरीके का एक हेलीकॉप्टर, मतलब जैसे यहां का हेलीकॉप्टर नहीं, एक ड्रोन जैसा हेलीकॉप्टर वहां पर भेजा गया। तो पहली बार मानवता ने किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाकर दिखा दिया और ये काफी बड़ा अचीवमेंट जो है मानवता के लिए था। याद रखिएगा, मैं यहां पर बच्चों आप लोगों को याद दिला दूं, दूसरे ग्रह की ग्रेविटी, वहां का गुरुत्वाकर्षण, वहां का वायुमंडल हमारी पृथ्वी जैसा नहीं है कि वहां पर वो हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ जाए, उसके लिए बहुत ही तकनीकी दक्षता की जरूरत होती है। तो वहां पर अगर इसने उड़ान भरी है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मानवता के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम लोग एक बात करते हैं बच्चों भारत के मिशन की। तो भारत के मिशन में एस्ट्रोसैट की बात करें, भारत का पहला अंतरिक्षीय उपग्रह, भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जो था, जो भेजा गया 2015 में भेजा गया, 2015 में 28 सितंबर 2015 में भेजा गया, पीएसएलवी एक्सेल की मदद से भेजा गया। 1515 किलोग्राम का यह वेट था, 600 पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर भेजा गया। ये क्या नाम था इसका? एस्ट्रोसैट। तो भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, भारत का पहला अंतरिक्षीय उपग्रह, भारत का पहली अंतरिक्ष दूरबीन हम इसे कह सकते हैं, जिसका नाम एस्ट्रोसैट है। इसे भारत ने 2015 में भेजकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया और आज एस्ट्रोसैट जो है वो विभिन्न प्रकार के हमारे ब्रह्मांडी खोजों में हमारी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड के विभिन्न खोजों को ये खोजें कर रहा है। बहुत सारे चीज़ों को इसने अभी अपने बहुत सारे डेटा इकट्ठे किए हैं, बहुत सारे आंकड़े ब्रह्मांड के पिंडों के बारे में, हमारे तारों के बारे में, आकाश गंगाओं के बारे में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रॉन तारों के बारे में, इन सब के बारे में बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे इसने किए हैं और ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट जो है वो अंतरिक्षीय उपग्रह अब माना जा रहा है। अगर मैं अभी लेटेस्ट अचीवमेंट्स की बात करूं बच्चों, तो अभी हमारे जो एस्ट्रोसैट है, उस एस्ट्रोसैट ने एक नई आकाश गंगा समूह को खोजा। अब जैसे आकाश गंगा होती है ना, आकाश गंगा तो आप लोग समझते होंगे कि जैसे हमारे जो तारा है, हमारा जो सूर्य है, सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे, जैसे सूर्य हमारा है, ऐसे अरबों खरबों तारों का एक पूरा जो झुंड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आकाश गंगा कहते हैं। जैसे हमारी जो आकाश गंगा है उसको मिल्की वे कहा जाता है। तो जब अरबों खरबों तारों का यानी कि हमारे जो है जैसे सूर्य जैसे हमारे अरबों खरबों तारों का जब झुंड होता है तो उसे आकाश गंगा कहा जाता है। और ऐसी बहुत सारी जब आकाश गंगाएं मिल जाती हैं तो उसे आकाश गंगा समूह कहा जाता है या उसे क्लस्टर कहा जाता है, गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, और जब ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स आपस में मिल जाते हैं, आकाश गंगा समूह आपस में मिल जाते हैं, तो उन्हें सुपर क्लस्टर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सुपर क्लस्टर। तो मैंने क्या बताया कि हमारा सूर्य एक तारा है, ऐसे अरबों खरबों तारों का एक झुंड होता है जिसे आकाश गंगा कहते हैं। ऐसे बहुत सारी आकाश गंगाएं जब आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्लस्टर।
गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है, और ऐसी जब बहुत सारी गैलेक्सी क्लस्टर मिल जाती हैं तो उसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। तो हमारा जो एस्ट्रोसैट है उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी। उसने तीन क्लस्टर्स यानी तीन आकाश गंगाओं के समूहों को आपस में मिलकर एक बड़ा आकाश गंगा समूह यानी कि एक सुपर क्लस्टर बनाते हुए देखा, और इसको नाम दिया एबल 2256। तो एबल 2256 क्या है? एक सुपर क्लस्टर है। एक सुपर क्लस्टर है जो तीन गैलेक्सी क्लस्टर के आपस में मिलने से बन रहा है। तो इसकी पिक्चर्स लेकर एक बहुत कह सकते हैं वैज्ञानिक जो समूह है उसको एक बहुत बड़ा जो है वो खोज का विषय दे दिया कि मतलब एक बहुत बड़ी मतलब ये सब बातें आदमी सुनता है, ठीक है, थ्योरेटिकली सुनता है, लेकिन उसके पिक्चर्स मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन हमारे एस्ट्रोसैट ने ये कारनामा किया। एक तीन तीन गैलेक्सी क्लस्टर आपस में मिलकर एक बड़ा सुपर क्लस्टर बना रहे थे। तो उस सुपर क्लस्टर को बनाते हुए उसकी पिक्चर्स लेने का काम जो है वो हमारे हमारे एस्ट्रोसैट ने किया, और इसका नाम रखा गया एबल 2256। ठीक है। इसके अलावा बच्चों अभी हाल फिलहाल में जो है वो हमारी एक नई आकाश खोज करी है, आकाश गंगा की खोज की है जिसका नाम ऑड FS01 रखा गया है। एक नई आकाश गंगा ऑड FS01 रखा गया है, उसकी भी खोज जो है वो हमारे एस्ट्रोसैट के आंकड़ों के द्वारा हुई। इसको जो काम किया गया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने, ठीक है, कनक साहा नाम के वैज्ञानिक थे, उनकी टीम ने जो है ये जो कनक साहा नाम के वैज्ञानिक थे, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के वैज्ञानिक थे, और इनकी टीम ने मिलकर एक नई आकाश गंगा को खोजा। और ये आंकड़े कहां से प्राप्त किए, इस आकाश गंगा को खोजा कहां से, किन के आंकड़ों से? तो वो एस्ट्रोसैट के आंकड़ों की मदद से यह कारनामा किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी ब्लू स्ट्रैगलर स्टार एक विशेष प्रकार का तारा होता है जिसे ब्लू स्ट्रैगलर तारा बोला जाता है, जो छोटा साइज में तो होता है लेकिन वो बड़े बड़े तारों को खींचकर, उनकी मास को, उनके द्रव्यमान को खींचकर खाकर खत्म कर देता है। तो एक छोटा तारा, एक ऐसा छोटा तारा जो कि एग्जैक्ट साइज में तो छोटा होता है लेकिन इतनी ज्यादा उसके पास ग्रेविटी होती है कि वो बड़े बड़े तारों के मास को, द्रव्यमान को खींचकर खाकर उसे खत्म कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। तो ऐसे स्टार को ब्लू स्ट्रैगलर स्टार बोलते हैं। ऐसे स्टार को वैम्पायर स्टार भी बोला जाता है, वैम्पायर स्टार भी इसे कहा जाता है। तो ऐसे ब्लू स्ट्रैगलर तारे, ऐसे वैम्पायर स्टार को एक बड़े तारे को खाते हुए, उसे कंज्यूम करते हुए, उसकी मास और एनर्जी को अपनी ओर खींचते हुए जो है वो नोट किया, यानी कि उसकी पिक्चर्स ली किसने? हमारे एस्ट्रोसैट ने। तो ये ब्लू स्ट्रैगलर तारा यानी कि वैम्पायर तारे को भी खोजने का काम या देखने का काम जो है हमारे एस्ट्रोसैट ने किया। ठीक है। इसके बाद हमारे हमारे जो गैलेक्सीज होती हैं, उन गैलेक्सी यानी हमारा जो ये आकाश गंगाएं होती हैं बच्चों, ये जो आकाश गंगाएं उसमें लाखों करोड़ों तारे मौजूद होते हैं। इस आकाश गंगा, हर आकाश गंगा के मध्य में एक बड़ा विस्फोट होता रहता है जिसमें से बहुत सारा गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है, बहुत सारी गामा रेज निकलती हैं, कई तरीके की रेज होती है ना, अल्फा बीटा गामा। तो ऐसी बहुत गामा जो है, जो गामा किरणें होती हैं उनकी जो तीव्रता होती है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो आकाश गंगा के बीच में, आकाश की गंगा के बीच में माना जाता है कि ब्लैक होल जैसी चीज मौजूद होती है। ठीक है, ब्लैक होल जैसी चीज मौजूद होती है जो क्या करती है बच्चों कि थोड़ी थोड़ी देर में बहुत सारा गामा किरणों को वो फेंकती है अपने अंदर से। तो इसे बोला जाता है गामा रे बस्ट। क्या बोला जाता है? गामा रे बस्ट कहा जाता है, या GRB कहा जाता है, गामा रे बस्ट। बस्ट का मतलब फूट जाना। ठीक है, तो ऐसे गामा रे बस्ट जिसको नाम दिया गया 231122b, ऐसे गामा रे बस्ट के पिक्चर्स को या फिर कह सकते हैं उसके डेटा को, उसके आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम भी एस्ट्रोसैट ने किया। तो माना जाता है, मैंने क्या बताया, हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के मध्य में कुछ गतिविधियों की वजह से माना यह जाता है कि गैलेक्सी के मध्य में ब्लैक होल्स होते हैं। तो उनकी वजह से ये लगातार गामा किरणों का एक पुंज लगातार कुछ कुछ समय पर निकलता रहता है, जिसे गामा रे बस्ट कहते हैं। तो इस गामा रे बस्ट को कैप्चर करने का काम जो है हमारे एस्ट्रोसैट ने किया। ठीक है। इसके अलावा जब हमारे तारे की
जब हमारा एक बड़ा तारा, ठीक है, हमारा एक बड़ा तारा, कोई बड़ा तारा हमारी जब उसकी मृत्यु होती है, जब एक बड़े तारे की मृत्यु होती है, तो याद रखिएगा बच्चों, जब किसी बड़े तारे की मृत्यु होती है, यानी जब उसका सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होता है और बहुत वो मतलब अपने जीवन के लास्ट में अंतिम कगार पर पहुंचता है, तो एक बड़ा विस्फोट होता है, ठीक है, उस तारे में, जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक बड़े तारे की मृत्यु जो है वो सुपरनोवा विस्फोट के साथ होती है, सुपरनोवा विस्फोट के साथ होती है। और इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद, ठीक है, बाद क्या होता है, कुछ छोटे छोटे तारे बनते हैं इनका साइज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे तारों को, ये ऐसे तारे मुख्यतः न्यूट्रॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मुख्यतः न्यूट्रॉन से बने होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ऐसे तारे मुख्यतः न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ऐसे तारों को न्यूट्रॉन तारे कहा जाता है, न्यूट्रॉन तारे कहा जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे तारे जिनकी गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मुख्यतः न्यूट्रॉन से बने होते हैं, उन्हें न्यूट्रॉन तारे कहते हैं। तो न्यूट्रॉन तारे कैसे बनते हैं, इसकी खोज करने का काम, उनकी बनावट के बारे में जानकारी देने का काम भी हमारे एस्ट्रोसैट ने किया। तो बड़े तारे की मृत्यु सुपरनोवा विस्फोट के साथ होती है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। तो न्यूट्रॉन तारे कैसे बनते हैं, इसके बारे में जानकारी देने का काम हमारे एस्ट्रोसैट ने किया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि जब यह सुपरनोवा विस्फोट होता है, यानी एक बड़े तारे की मृत्यु पर जब एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो एक बहुत छोटा साइज का लेकिन अत्यधिक ग्रेविटी, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला एक पिंड बनता है, जिसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण होता है, इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि ये दुनिया के किसी भी पदार्थ को खींचकर अपनी तरफ, अपने अंदर समा लेता है। इवन कि प्रकाश भी अगर इसकी तरफ जाता है, तो यह प्रकाश को भी खींचकर अपने अंदर समा लेता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक, यानी उसको परावर्तित नहीं करता है। और इस पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। तो इसके पास दुनिया की सब, मतलब ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण अगर किसी चीज के पास होता है, तो वो ब्लैक होल के पास होता है। इवन कि वो प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेने का कार्य करता है। जो कुछ भी उसे मिलता है सब वो अपने अंदर समा लेता है, और समा लेता है। प्रकाश भी इससे रिफ्लेक्ट बैक, यानी कि परावर्तित नहीं हो पाता, इसीलिए दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो इसे ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल का जो भी निर्माण होता है, वो भी किसी बड़े तारे के मृत्यु के पश्चात ही होता है। तो बड़े तारे जब मरते हैं, तो सुपरनोवा विस्फोट के साथ मरते हैं, जिसका रिजल्ट यह होता है कि वो न्यूट्रॉन तारों को बनाते हैं या ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमारे एस्ट्रोसैट ने न्यूट्रॉन तारों की बनावट पर काफी प्रकाश डाला। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने एस्ट्रोसैट के बाद एक नया अंतरिक्षीय उपग्रह यानी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, जिसका नाम एक्सपोसैट था। एक्सपोसैट मिशन, एक्स जिसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट या एक्सपोसैट मिशन भेजा। इसको 1 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया, सॉरी 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। कब इसको लॉन्च किया गया? 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। तो भारत का यह दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है जिसे हम लोगों ने लॉन्च किया। पीएसएलवी की मदद से लॉन्च किया, पीएसएलवी डीएल की मदद से लॉन्च किया। डीएल पीएसएलवी का एक वर्जन है जो मैं पिछले कक्षा में पढ़ा चुका हूं। तो पीएसएलवी डीएल की मदद से हमने लॉन्च किया, 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया। ठीक है, किया कहां पर लॉन्च किया बच्चों? इसको हमने लॉन्च किया लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में, 638 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में हमने इसको लॉन्च किया। काम क्या कर रहा है बच्चों? ये इसका काम है कि वही ब्रह्मांडी पिंडों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम करेगा। यानी कि ब्रह्मांडी पिंड जो है, चाहे वो न्यूट्रॉन तारे हों, चाहे वो ब्लैक होल हों, चाहे वो कोई और अन्य पिंड हों, पल्सर हों, ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांडी पिंड जिनके अंदर से एक्सरेज निकलती हैं। तो ये एक्सरेज को कैप्चर करके क्या करेगा कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। तो एक्सपोसैट ब्रह्मांड में मौजूद 50 सबसे चमकीले स्रोतों का अध्ययन करेगा, जिसमें पल्सर, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन सितारे और सुपरनोवा अवशेष शामिल हैं। पल्सर, अगर आप पूछेंगे पल्सर सर क्या होता है, तो बच्चों ये न्यूट्रॉन स्टार का, न्यूट्रॉन तारों का एक रूप होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी देर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण, जैसे गामा विकिरण, एक्स विकिरण, यानी कि इसके अंदर से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज थोड़ी थोड़ी देर में एक निश्चित समय अंतराल के बाद निकलती रहती हैं। तो एक साथ जो है गामा किरणें, एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट रेज निकली,
फिर बंद हो गई, निकली फिर बंद हो गई, निकली फिर बंद हो गई, तो इसे पल्सर कहा जाता है। तो एक तरीके से पल्सर क्या होता है, न्यूट्रॉन तारों का ही एक रूप होता है जिसमें थोड़े थोड़े देर में एक निश्चित समय काल के बाद वो विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, फिर ये थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर निकलते हैं, फिर शांत हो जाता है, तो इसे पल्सर कहते हैं। तो एक प्रकार का ये न्यूट्रॉन तारा है, ठीक है। तो इन सब के बारे में खोज करने का काम कौन करेगा, इस सब का खोज करने का काम हमारा एक्सपोसैट कर रहा है, मतलब ऑलरेडी कर रहा है। फिर उसके बाद अब एक महत्वाकांक्षी मिशन के बारे में बात कर ले बच्चों। महत्वाकांक्षी मिशन है हमारे जो भारत का बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है, भारत का अभी तक का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन जो है वो गगनयान मिशन है, जिसके अंदर भारत ने बहुत ज्यादा चीजें अपनी स्टेक पर लगा दी हैं। इसमें गगनयान मिशन जो होगा बच्चों, गगनयान मिशन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, किसको बच्चों, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगा। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को कहां पर ले जाने का काम करेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में, लगभग पृथ्वी की सतह से 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऑर्बिट में लेकर जाएगा। यह मिशन 5 से 7 दिन का होगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री 5 से 7 दिन तक एक स्पेस कैप्सूल में बैठकर इनको लॉन्च कराया जाएगा। ये 5 से 7 दिन वहां रहेंगे, वहां पर बहुत सारे जो है वो मतलब परीक्षण करेंगे, और उसके बाद जब परीक्षण कंप्लीट हो जाएगा तो ये धरती पर वापस हो जाएंगे। ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल जिसे बोलते हैं, इसके अलावा जो है कुछ अन्य संस्थान जैसे कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एयरफोर्स, इन सब का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। सब सहयोग से, एक साथ सहयोग से ये सारे मिशन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, सफल बनाने में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिशन को अगर मैं ध्यान से आपको बात समझाऊं तो ये जाएगा एक विशेष प्रकार के रॉकेट से जिसका नाम होगा HLVM3। इसको मैंने पहले कक्षा में भी बताया है, यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये विशेष प्रकार का LVM3 है, ये विशेष प्रकार का GSLV MK3 है, जिसको हमने गगनयान मिशन के लिए तैयार किया है। ये विशेष रॉकेट है, HLVM3 नाम है, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसकी मदद से इसको भेजा जाएगा। इसके अंदर एक स्पेस कैप्सूल होगा, इस तरीके का स्पेस कैप्सूल होगा जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। यहीं पर अंतरिक्ष यात्री क्या होंगे, यहीं पर अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे और यहीं पर अपना काम करेंगे। जो भी चीजें इनको एक्सपेरिमेंट वगैरह करने होंगे सब इसी स्पेस कैप्सूल के अंदर रखेंगे, जिसको एक सर्विस मॉड्यूल के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर जो है फ्यूल मौजूद होगा, फ्यूल का भी एक टैंक मौजूद होगा जो दिशा और दशा जो है वो परिवर्तित कर सकेगा उड़ान के वक्त, जब पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त, ठीक है। तो एक तरीके से स्पेस कैप्सूल होगा, जिसके स्पेस कैप्सूल के साथ यानी जिसे क्रू मॉड्यूल कहा जाएगा, ये सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल जो है आपस में जोड़कर इनको जो है किसकी मदद से, इस अंतरिक्ष यान की मदद से लॉन्च किया जाएगा। तो यहीं पर ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष यान, ये पूरा का पूरा क्रू मॉड्यूल और आपका सर्विस मॉड्यूल यहां पर रखा जाएगा, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, HLVM3 को कहां पर लॉन्च करेंगे, HLVM3 को की मदद से हम इस क्रू मॉड्यूल को, सर्विस मॉड्यूल को धरती की सतह से 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम इसे भेजेंगे, ठीक है। ये जो लॉन्च व्हीकल होगा HLVM3 इस सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल को लॉन्च कर देगा। लॉन्च करने के बाद ये 5 से 7 दिन पृथ्वी के चारों तरफ 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते रहेंगे। इसके अंदर मौजूद अंतरिक्ष यात्री अपना रिसर्च वगैरह सब करते रहेंगे। 5 से 7 दिन के बाद जब ये अपना मिशन कंप्लीट कर लेगा तो इनका जो सर्विस मॉड्यूल है इससे सेपरेट हो जाएगा, क्रू मॉड्यूल अलग हो जाएगा जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री होंगे, और फिर यह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा। वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इस वक्त ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। धीरे धीरे जो है इसके पैराशूट्स खुलेंगे, पैराशूट धीरे धीरे खुलेंगे, धीरे 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 करते हुए ये जो है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में इसको उतार लिया जाएगा। अब इसको फिर हमारी नौकाएं जाएंगी और ये नौकाएं जो है इस
क्रू मॉड्यूल को अपने ऊपर रखकर लेकर हमारे तटों पर आएंगी। फिर क्रू मॉड्यूल से हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये अभी तक का प्लानिंग किया गया है, ठीक है। इसमें जो 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिनमें 4 लोगों को ट्रेन किया गया है बच्चों, 4 लोगों को ट्रेन किया गया है। ये सब इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर हैं, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन हैं, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप हैं, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। ये 4 लोगों को ट्रेन किया गया है, लेकिन भेजने का प्लान 3 लोगों को है। 1 लोगों को एक्स्ट्रा में रखा गया है कि कोई भी इमरजेंसी में उनका यूज मतलब उनको जो है अंतरिक्ष मिशन में भेजा जाएगा। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हुई कि 3 लोगों के मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, एक्स्ट्रा लोगों को भी ट्रेन किया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी, किसी 3 को हमने चुना है और उसके साथ कोई इमरजेंसी हुई तो हम उनकी जगह पर उनको भेज देंगे, तो इनको भेजा जाएगा। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला इसमें सबसे छोटे हैं और इनको अभी हमने एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी भेजा था, ठीक है। इसके अलावा एक अनुमान है कि हम एक रोबोट भी बेचेंगे, एक मानव रूपी रोबोट भी बेचेंगे। इसका नाम व्योम मित्रा है। ये रोबोट भी इनके साथ जाएगी। तो 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे प्लस एक व्योम मित्रा नाम की ह्यूमनाइड रोबोट जाएगी जो इंसानों जैसी होगी। इसका नाम रखा गया है व्योम मित्रा। ये वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को असिस्ट करेगी, अंतरिक्ष यात्रियों की काम में, वहां पे रिसर्च में, इन सब चीजों में मदद करेगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एक तरीके से गगनयान मिशन की ही तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमने सोचा कि हमारा कोई अंतरिक्ष यात्री ऐसा भी होना चाहिए जो कि जाकर अंतरिक्ष में एक बार रह कर आए, जिससे उसके पास अपने एक्सपीरियंसेस हों और उसके बाद जो है उस एक्सपीरियंसेस का वो यूज जो है वो हमारे आने वाले गगनयान मिशन में कर सके। तो इसके लिए हमने जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया और एक बहुत बड़ा समझ लीजिए दांव चला, और उस पर शुभांशु शुक्ला जो कि सबसे छोटे थे, मैंने जैसा बताया, उसको अमेरिका के एक्सियोम 4 मिशन, यानी कि आपके अमेरिका का एक प्राइवेट कंपनी है जिसे एक्सियोम कंपनी बोलते हैं, एक्सियोम स्पेस कंपनी है। तो उस एक्सियोम स्पेस कंपनी की मदद से, ठीक है, एक्सियोम स्पेस कंपनी की मदद से और स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से हमने इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा। तो ये रॉकेट था, फॉल्कन 9 नाम का रॉकेट था स्पेस एक्स कंपनी का। ये प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, ठीक है। तो ये फॉल्कन 9 रॉकेट था और ये था स्पेस कैप्सूल जिसे हम लोग जो है वो इसी स्पेस कैप्सूल के अंदर जो है ये बैठकर अपने 3 और देशों के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बैठकर ये वहां पर भेजे गए, ठीक है। तो ये भेजे गए और ये जो आपका मिशन था तो इसके अंदर यहां पर भेजे गए। तो ओवरऑल ये एक प्राइवेट मिशन था, ये बात याद रखिए। लगभग 550 करोड़ रुपए के करीब भारत सरकार ने जो है वो चुकाए एक्सियोम कंपनी को, जो अमेरिका की एक्सियोम कंपनी है, तो उसको लगभग 550 करोड़ रुपए चुकाए और फिर उनकी मदद से जो है हम जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हम शुभांशु शुक्ला को भेजा गया, ठीक है। और ये इसीलिए भेजा गया कि भारत के किसी अंतरिक्ष यात्री को एक स्पेस की यात्रा का एक अनुभव हो, जिसका उपयोग वो हमारे भारत के गगनयान मिशन को सफल होने में वो कर सकें। तो एक्सियोम 4 मिशन जो है एक निजी अंतरिक्ष मिशन था, जिसे एक्सियोम स्पेस और नासा के सहयोग से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा जून 2024 में 2025 में जो है वो लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? जून 2025 में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अंतरिक्ष स्टेशन पर विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी प्रयोग करना इसका लक्ष्य था। निजी अंतरिक्ष यात्राओं की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। यह मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कितने दिन रहा? 14 दिन रहा, ठीक है। और पहली बार भारत के शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष जाने का मौका मिला, ठीक है, मौका मिला। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ना, छोटा सा ये आपको स्पेस कैप्सूल, इसमें ऐसे सब लोग बैठे हुए थे। ये शुभांशु शुक्ला जी थे, इनके 3 अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री थे जो इनके साथ में भेजे गए थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? तो बच्चों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक इस आकार का, एक इस संरचना का, एक बहुत बड़ा सा, लगभग फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर का एक पूरा का पूरा रहने के लिए एक जगह है जो स्पेस में तैरती रहती है। स्पेस में लगभग पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो कई देशों ने इसको मिलकर बनाया था, ठीक है। इसमें अमेरिका ने, रशिया ने, यूरोप ने, जापान ने और कनाडा ने मिलकर इस रहने के लिए, एक अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की एक परमानेंट जगह बनाई थी, जो हमेशा 400 से 450
किलोमीटर की ऊंचाई पर यह तैरती रहती है। इसमें बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, वहां पे अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसके बाद वो धरती पर वापस आ जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी जो है वो वहां पर धरती के सतह के लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यह पृथ्वी की लगभग 90 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है और वहां पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान, जैव चिकित्सा अध्ययन और अंतरिक्ष मिशन जो है वहां पर किए जाते हैं। तो वहीं पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक्सियोम 4 मिशन के तहत हमने शुभांशु शुक्ला जी को वहां पर भेजा था और वहां पर ये 14 दिन रहे और उसके बाद ये वापस धरती पर सही सलामत उतर आए। ठीक है, ऐसा ही अंतरिक्ष में परमानेंट रहने की जगह हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमारा अगर गगनयान मिशन सफल हो गया और हम 5 से 7 दिन जो है अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को रख पाए और वो सही सलामत धरती पर वापस आ जाए, तो फ्यूचर में, भविष्य में हम भी ऐसा स्पेस स्टेशन बनाएंगे और हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा उसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा। इसका पहला मॉड्यूल जो है वो अभी जो है भारत सरकार ने या इसरो ने जो है इसको एग्जिबिट किया था, यानी इसको अभी एक इंडियन जो भारत का जो कह सकते हैं स्पेस डे था 23 अगस्त को, जो 2025 का जो स्पेस डे था, उसके दिन इसको प्रदर्शित किया गया कि ऐसा ही इसका एक मॉड्यूल जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को प्रदर्शित किया गया कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का ऐसा मॉड्यूल हम बनाएंगे। ऐसे कई मॉड्यूल होंगे जिनको आपस में जोड़कर एक परमानेंट रहने की जगह जो है वो हम अंतरिक्ष में बना लेंगे। लेकिन ये कब होगा? ये लगभग 2031 के बाद ही सफल होगा और मतलब ये शुरू होगा 2031 के बाद होगा, जब गगनयान पूरी तरह से, कई बार हम गगनयान की मदद से अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजकर सफल हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इस तरीके के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो हैं वो ले जाएंगे और अंतरिक्ष में ले जाकर उनको आपस में जोड़ जोड़कर कुछ इस तरीके का अंतरिक्ष स्टेशन 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम बनाएंगे। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और आपका चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है तियांगोंग, वैसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी होगा जहां पर हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, रहेंगे, फिर वापस आएंगे और फिर दूसरे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, रहेंगे और वापस आएंगे। तो ये मॉड्यूल है, ये सारी चीजें हैं। भारतीय गगनयान प्रोग्राम के बाद ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, अभी तो सिर्फ ये बात है। इसके लिए हम लोगों ने धरती पर ही ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम शुरू कर दिया है, यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम लोग बनाएंगे 2031 के बाद, माना जा रहा है 2035 तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी ट्रेनिंग का काम हमने शुरू कर दिया है। अभी हमने हाल फिलहाल में एक लद्दाख मानव अनुरूप मिशन, लद्दाख ह्यूमन एनालॉग मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, जो इसरो, आकाश स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, आईआईटी बॉम्बे, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह, इन सब की मदद से बनाया गया है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा कैप्सूल, स्पेस कैप्सूल जैसी जगह लद्दाख में बनाई गई है जहां पे हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजते हैं और वहां पर उनको उसी कंडीशन में रखा जाता है जैसे कि अंतरिक्ष में कंडीशंस होती हैं। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे, और वहां का की जो भूमि है, वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अंतरिक्ष जैसा है, मंगल जैसा, मून जैसा है। तो वहां पर हम कुछ दिनों के लिए उन्हें छोड़ देते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, जिससे कि वो वहां के साथ लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ जो है वो रहना, खाना, पीना सीख जाएं कि कल कभी मून पर उनको भेजना हुआ या मंगल पर भेजना हुआ या अंतरिक्ष में भेजना हुआ तो उनको, उनकी ऑलरेडी इस रूप में ट्रेनिंग हुई रहे, जिससे उनको किसी भी तरीके की समस्या ना हो। ठीक है, तो ऐसा एक एनालॉग मिशन जो है, लद्दाख ह्यूमन एनालॉग मिशन जो है वो लद्दाख में लॉन्च किया गया। इसके बाद अभी होप मिशन हमने लॉन्च किया था लद्दाख में ही, लद्दाख में जो है वो सो कार वैली नाम की जगह पर ये ऐसा ह्यूमन एनालॉग मिशन जो है वो वहां पर लॉन्च किया गया था, जहां पर हमने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा था कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, और वहां पर वो रहकर अंतरिक्ष जैसी, जो अंतरिक्ष या मंगल या चंद्रमा जैसी कंडीशंस में वो वहां पर रहे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अनुभव वहां पर हासिल किए। तो ये सो कार वैली में ये इस तरीके का होप मिशन जो है वो
लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें ये की जा रही, तो ये सब हम लोग गगनयान के साथ कर रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में बहुत जल्दी हम जो है वो अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना पाए, फिर हम चंद्रमा पर या मंगल पर अपनी यात्रा कर पाए। ठीक है, चंद्रमा और मतलब मानव यात्रा कर पाए। ठीक है, अब आदित्य L1 के बारे में बात करें। आदित्य L1 भारत का पहला ऐसा मिशन था जो सन का यानी सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का यह महत्वाकांक्षी मिशन, इसको लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023, यानी 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च किया गया पीएसएलवी रॉकेट से। पीएसएलवी रॉकेट से इसको पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट से लॉन्च किया गया। और जो सबसे खास बात इसकी थी कि इससे भारत ने एक विशेष ऑर्बिट में भेजा, जिसे हम लोग L1 ऑर्बिट या लैग्रेंजियन ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो लैग्रेंजियन ऑर्बिट होती है, ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य में मौजूद होती है। अगर पृथ्वी से बात की जाए तो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, ठीक है, मिलियन किलोमीटर दूर ये मौजूद होती है। पृथ्वी की सतह से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद होती है। ये एक ऐसी जगह होती है L1 पॉइंट, जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, जिस पर लगने वाला गुरुत्व बल यानी कि सूर्य का गुरुत्व बल और पृथ्वी का गुरुत्व बल बैलेंस होता है। तो ये ना इधर जाता है ना इधर जाता है, बल्कि ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता रहता है, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, और लगातार दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं। तो 24 घंटे ये सूर्य का अध्ययन करेगा और लगातार पृथ्वी के संपर्क में रहते हुए ये पृथ्वी को लगातार जो है इसकी इंफॉर्मेशन, उसका डेटा भेजता रहेगा। तो ये विशेष पॉइंट जो होता है, इस जगह को लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 बोलते हैं। तो यहां पर हमने यानी कि इसरो ने इस सैटेलाइट को भेजा, जिसे हम आदित्य L1 बोलते हैं। तो आदित्य का मतलब हो गया सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची होता है, और L1 का मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर हमने इसको लॉन्च किया। ठीक है, ये लैग्रेंजियन पॉइंट पर कब पहुंचा? 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। 2 सितंबर 2 सितंबर 2023 को यह लॉन्च किया गया और लैग्रेंजियन पॉइंट पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। क्या इसका उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि सौर कोरोना यानी सूर्य का जो ये बाहरी भाग होता है, ठीक है, ये जो बाहरी भाग होता है सूर्य का, इसे कोरोना कहते हैं। तो माना यह जाता है सूर्य का जो कोरोना वाला भाग होता है, इसके कोर से, इसके जो कोर है उससे भी ज्यादा गर्म हो जाता है, और इसमें से बहुत सारी जो है वो सूर्य के कोरोना के भाग से विभिन्न बहुत तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है, लगातार सौर तूफान निकलता है, सौर ऊर्जा निकलती है। तो इन्हीं सब का अध्ययन करने के लिए, यानी कि इस मिशन का उद्देश्य था सौर के कोरोना भाग का अध्ययन करना, उसके प्रकाश मंडल का अध्ययन करना, उसके क्रोमोस्फेयर का अध्ययन करना, और इससे सूर्य से निकलने वाली जो सोलर विंड्स हैं, जो सौर तूफान है, उसका अध्ययन करना, और उन सौर तूफानों का पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है या सोलर सिस्टम पर, सौर मंडल पर क्या असर पड़ता है। तो इन सब का अध्ययन करने का जो लक्ष्य लेकर इस आदित्य L1 को हमने लॉन्च किया। इसके अलावा जो 2 ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके बारे में भी अध्ययन करने के लिए हमने इसको लॉन्च किया। तो ओवरऑल सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमने आदित्य L1 लॉन्च किया। इसके विभिन्न क्षेत्रों के, इसके विभिन्न पार्ट के, सूर्य के विभिन्न पार्टों का अध्ययन करने के लिए हमने इसको लॉन्च किया। तो अभी ये काम कर रहा है, लगातार ये डेटा भेज रहा है। फिर अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मिशन की, निसार मिशन। ये जो निसार मिशन है बच्चों, इसको ये भारत और अमेरिका का यानी कि नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन था। इसका फुल फॉर्म था नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। दुनिया का सबसे महंगा, दुनिया का सबसे उन्नत रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदन उपग्रह जो बनाया गया है वो निसार है। याद रखिएगा, निसार दुनिया का सबसे महंगा, दुनिया का सबसे उन्नत सुदूर संवेदन उपग्रह इसे बनाया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट इसको बनाया गया है। ये पृथ्वी के इसको जो लॉन्च किया गया वो जुलाई 30 यानी 30 जुलाई 2025 को इसको लॉन्च किया गया।
GSLV MK2 से हमने इसको लॉन्च किया, ठीक है। और साथ ही साथ इसको जो लॉन्च किया गया वो लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में 747 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी निम्न भूकक्षा में हमने इसको लॉन्च किया। अब इसमें दो तरीके के रडार लगाए गए हैं, यानी कि ये जो हमारा निसार सैटेलाइट है इसमें दो तरीके के रडार लगाए गए हैं। एक एस बैंड रडार है, एक एल बैंड रडार है। ये दोनों रडारों की मदद से, ठीक है, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार की दो तरीके के रडार लगाए गए हैं, एस बैंड रडार और एल बैंड रडार। इन दोनों रडारों के माध्यम से ये उन्नत उपग्रह, आज तक का सबसे उन्नत उपग्रह, सबसे बेहतरीन उपग्रह, पृथ्वी के चारों तरफ 4 साल तक चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की जितनी भी जो है वो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, पृथ्वी पर होने वाली जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं, चाहे वो भूकंप आना हो, चाहे वो सुनामी आनी हो, चाहे वो ज्वालामुखी विस्फोट हो, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो वायुमंडल में कोई परिवर्तन हो, तो हर एक घटना का बारीकी से अध्ययन करेगा। इतनी बारीकी से अध्ययन करेगा कि अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर भी कोई बदलाव होता है पृथ्वी पर, तो उसको भी ये नापने की, उसको भी ये मेजर करने की, उसको नापने की, उसकी चित्र लेने की क्षमता ये रखता है। तो जरा सोचिए कि 1 सेंटीमीटर यानी 750 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मौजूद है, और पृथ्वी पर मौजूद अगर 1 सेंटीमीटर में भी कोई बदलाव हो रहा है तो वो भी ये उसको नोटिस कर लेगा। तो 4 साल तक ये पृथ्वी के जितनी भी भूगर्भीय मतलब पृथ्वी पर होने वाली जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक जो है दुर्घटनाएं हैं, उन सब का यह अध्ययन करेगा, उनका डेटा इकट्ठा करेगा, और फिर उन डेटा के आधार पर हम फ्यूचर में आने वाली जो डिजास्टर्स होते हैं, जो फ्यूचर में आने वाली जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं, उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनका अनुमान लगा सकते हैं कि ये कब कब होंगी, इसका क्या असर होगा, और पृथ्वी के भविष्य के बारे में भी हम बहुत कुछ बता सकते हैं। इस निसार के जो डेटा होंगे, उनके उनके उस डेटा के आधार पर जो हम प्रेडिक्शंस करेंगे, उस आधार पर हम बहुत सारा प्रेडिक्शन फ्यूचर के लिए, अर्थ के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। तो भविष्य में अभी कोई भी सुनामी आती है, कोई भी अगर भूकंपीय घटनाएं होती हैं, तो उनके बारे में जो है वो पूरी तरीके से हमें जानकारी नहीं मिलती है, हमें पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं रहते हैं कि कब होंगी, कैसे होंगी, ठीक है। इसी वजह से हम तैयारी नहीं कर पाते हैं किसी भी दुर्घटना के से पहले। लेकिन जब हमारे पास इस निसार का डेटा 4 साल का इकट्ठा होगा, उसी आधार पर, उसी डेटा के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर्स मिलकर जो है कुछ ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि भविष्य में पृथ्वी पर कौन कौन सी जो है वो दुर्घटनाएं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और उनके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, और साथ ही साथ फ्यूचर जो है, भविष्य जो है पृथ्वी का कैसा होगा, ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन था। अभी हम लोग अभी एक प्लान कर रहे हैं शुक्रयान मिशन के बारे में। शुक्रयान मिशन की बात की जाए तो शुक्रयान मिशन 2028 से 31 में भेजा जाएगा। शुक्रयान मिशन जो है भारत का पहला शुक्र मिशन होगा, जो शुक्र ग्रह के ऑर्बिट में जाएगा, जो शुक्र ग्रह की कक्षा में जाएगा। वहां पर जो भी शुक्र ग्रह माना जाता है कि जो पृथ्वी है उसकी बहन माना जाता है, जैसे आज पृथ्वी है, कभी माना जाता है शुक्र भी ऐसा ही हुआ करता था। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी घटनाएं, कौन सी ऐसी ब्रह्मांडी घटनाएं घटी जिसकी वजह से आज शुक्र जो है एक नरक जैसा ग्रह बन चुका है। वहां पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, लगातार वायुमंडल में जो है सल्फर डाइऑक्साइड और जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो गैस भरी हुई है। सल्फ्यूरिक एसिड की वहां पर बारिश होती है, मतलब एक जैसे हम नरक का इमेजिनेशन करते हैं, तो वैसा ही जो है वो आज हमारा ये शुक्र ग्रह है। तो हम वहां पर अपने इस शुक्रयान को भेजेंगे, जो वहां पर जाएगा, उसकी ऑर्बिट में घूमते हुए वहां की ज्वालामुखी गतिविधियां जो हो रही हैं उनका अध्ययन करेगा, वहां पर जो जमीन से जो है वो विस्फोट होते रहते हैं उनका अध्ययन करेगा, हवा की गति को नापेगा, साथ ही साथ उसकी विशेष अंडाकार कक्षा के बारे में अध्ययन करेगा, वहां पर जो एसिड रेन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, उसका अध्ययन करेगा। ये सब अध्ययन करके इस बात को पता किया जाएगा कि आखिर क्या ऐसे कारण है जो शुक्र एग्जैक्टली इस तरीके का हो गया, पृथ्वी जैसा था लेकिन आज इस तरीके की हालत में पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही हाल पृथ्वी का कल फ्यूचर में हो, तो हम उसकी तैयारी कर लें, पहले से तैयारी कर लें। तो शुक्र का अध्ययन करने के लिए, वहां की सतह के, वहां के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए हम शुक्रयान लॉन्च करने वाले हैं 2028 से 31 तक। ये पूरी तरीके से मान्यता इसको मिल चुकी है, भारत सरकार ने इसको मान्यता दे दी है। तो शुक्र आज पूरी तरीके से ऐसे हालात में मौजूद है। फ्यूचर मिशन इसी के साथ साथ बहुत सारे देश जो हैं वो शुक्र
का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे देश जो हैं वो मिशन भेज रहे हैं। जैसे 2029 में दा विंसी मिशन जाएगा अमेरिका का, नासा का, जो एक ऑर्बिटर मिशन होगा और वहां पर एक प्रोब जमीन पर उतारने की कोशिश करेगा नासा। इसके अलावा 2030 में इन विजन नाम का एक अंतरिक्ष उपग्रह जाएगा सूर्य का अध्ययन करने का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का होगा। और 2031 में वेराइटस मिशन भेजा जाएगा अमेरिका का, जो एक ऑर्बिटर मिशन होगा, उसमें शुक्र का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। फिर इसके आगे की बात करें बच्चों, तो हम लोग इस वक्त एक गुरुत्वीय तरंग के बारे में बात करते हैं। तो गुरुत्वीय तरंग के बारे में अगर बात करें तो माना यह जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है वो एक तरीके की चादर में मौजूद है। एक जैसे आप एक चादर फैला लें तो उस चादर में चादर जो है वो एक तरीके से टाइम और स्पेस यानी समय और काल की एक चादर है जिसमें पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। जितने ब्रह्मांडी पिंड जो हैं मौजूद हैं वो इसी समय काल टाइम और स्पेस की चादर के अंदर मौजूद है। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं तो मान लीजिए कि ये पूरी चादर है, ये टाइम स्पेस की चादर है और इसी टाइम स्पेस की चादर में ये ब्रह्मांडी पिंड जो है वो मौजूद हैं सभी। तो ये जो चादर है टाइम और स्पेस और टाइम की, ये हमें दिखाई नहीं पड़ती है। बस ये माना जाता है कि एक डायमेंशन है, एक स्पेस और टाइम का फैब्रिक है जिसके अंदर सारे ब्रह्मांडी पिंड जो है वो तैरते रहते हैं, उसी के अंदर मौजूद रहते हैं। तो जब कभी भी माना जाता है कि जब टाइम और स्पेस यानी कि स्पेस और टाइम की अगर बात की जाए तो जब कभी भी स्पेस और टाइम की इस फैब्रिक में जब दो बड़े ब्रह्मांडी पिंड जैसे कि दो ब्लैक होल, दो न्यूट्रॉन स्टार या कोई भी बड़े ब्रह्मांडी पिंड जब एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, तो उसके चक्कर लगाने की वजह से इस चादर में यानी स्पेस और टाइम की चादर में लहरें उत्पन्न होती हैं और इसे ही हम लोग गुरुत्वीय तरंग कहते हैं या ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? गुरुत्वीय तरंग या ग्रेविटेशनल वेव के नाम से इसे जाना जाता है। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि ब्रह्मांड जो है वो असल में एक स्पेस और टाइम की चादर में मौजूद है। उसमें जब कोई ब्रह्मांडी पिंड, सारे ब्रह्मांडी पिंड उसी स्पेस और टाइम की चादर में मौजूद हैं। तो जैसे एक चादर में दो बॉल लेकर ऐसे से आप घुमाना शुरू कर दो तो क्या होगा, उस चादर में ऐसे लहरें उत्पन्न होंगी ना। तो उसी तरीके जैसे एक पानी की शांत पानी है, उसमें दो नावें एक दूसरे का चक्कर लगाने लगे तो पानी में वेव क्रिएट होंगी ना, उसी तरीके से स्पेस और टाइम में जब दो ब्रह्मांडी पिंड एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं तो उस जो है वो स्पेस और टाइम की चादर में लहरें उत्पन्न होती हैं और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय तरंग या ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव जो है पहले ये एक इमेजिनेशन थी, मतलब ये माना जाता है था, थ्योरेटिकली तो प्रूफ थी, आइंस्टीन ने कहा था इसको कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, गुरुत्वीय तरंगें होती हैं, लेकिन गुरुत्वीय तरंगें होती हैं इसके सबूत जो है आज तक नहीं मिले थे। तो 2015 में एक जो है वो LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अमेरिका में मौजूद है, LIGO ऑब्जर्वेटरी। उसने पहली बार करोड़ों अरबों रुपए की एक ऑब्जर्वेटरी, एक वेधशाला बनाई गई अमेरिका में जिसका नाम LIGO था। तो उस LIGO वेधशाला में जो है पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया, पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को देखा, मतलब एक तरीके से अनुभव किया गया और फाइनली आइंस्टीन की वो बात कि हाँ वाकई में ग्रेविटेशनल वेव होती हैं, गुरुत्वीय तरंगें होती हैं, वो पूरी तरीके से सच साबित हुई। तो पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को कहां पर पकड़ा गया? LIGO ऑब्जर्वेटरी में 2015 में। उसके बाद अब इससे क्या हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इसका मतलब कि ब्रह्मांड खाली नहीं है, निर्वात नहीं है। पहले तो हम लोग ये सोचते थे ना कि ब्रह्मांड निर्वात है, ब्रह्मांड खाली है, लेकिन इसका मतलब कि ब्रह्मांड निर्वात नहीं है, खाली नहीं है, वहां पर स्पेस और टाइम मौजूद है। ठीक है, तो ये स्पेस और टाइम वाली बात इस ग्रेविटेशनल वेव की वजह से पूरी तरीके से प्रूफ हो गई कि भाई ये स्पेस और टाइम जैसी चीज मौजूद है। इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी फिजिक्स में बहुत सारा बदलाव आएगा, बहुत सारे ब्रह्मांडी पिंडों के बारे में जानकारी मिलेगी। ब्रह्मांडी पिंड, ये हमारे ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांडी पिंड, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे अंत होगा, इन सब के बारे में बहुत सारी जानकारी इन ग्रेविटेशनल वेव के माध्यम से इकट्ठा की जा सकती है, क्योंकि ये एक बहुत छुपी हुई
छुपी हुई बात थी जिसको आज तक नहीं देखा गया। तो 1912 के करीब जो है वो आइंस्टीन ने इसके बारे में कहा था, लेकिन जब हमें पता ही नहीं था, कभी हमने इसको डिटेक्ट ही नहीं किया, तो हम कैसे मान लेते। तो 2015 में पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया। तो इसे गुरुत्वीय तरंगे कहते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी कोई ब्रह्मांडीय पिंड जैसे कि सुपरनोवा, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार जब एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं या आपस में टकराते हैं, कभी सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो ये ब्रह्मांडीय जो है ब्रह्मांडीय संरचनाएं जब भी इनमें हलचल होती है तो क्या होता है, गुरुत्वीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो गुरुत्वीय तरंगों के बारे में 1916 में, सॉरी 1912 में नहीं, 1916 में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। लेकिन अभी तक क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था तो इसलिए हमारे पास सबूत नहीं था, लेकिन 2015 में हमें इसके सबूत मिल गए। तो अब इससे फायदा क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण तरंगें महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि हमें ब्रह्मांड को देखने और समझने का एक नया माध्यम प्रदान करती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संभव नहीं है। तो इसको क्योंकि गुरुत्वीय तरंगों की खोज हो पाई, तो इसके लिए जो है वो 2017 का नोबेल प्राइज दिया गया रेनर वेस को, बैरी सी बारिश को और किप एस थ्रोन को। इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, इसीलिए क्योंकि इन्होंने गुरुत्वीय तरंगों पर बहुत सारा काम किया था। लेकिन क्योंकि सबूत नहीं था तो इसलिए नोबेल प्राइज इनको नहीं मिल रहा था। लेकिन 2015 में जब लीगो ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार गुरुत्वीय तरंगें खोज ली तो फाइनली सबूत मिल गया। तो फिर उसके बाद इन तीनों वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दे दिया गया। ठीक है, अभी भारत भी इस तरीके की ग्रेविटेशनल वेव्स को खोजने के लिए, ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए और इससे संबंधित खोजों को करने के लिए भारत भी एक ऑब्जर्वेटरी बना रहा है जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है, जिसे इंडिगो या इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन के नाम से जाना जा रहा है। तो भारत ग्रेविटेशनल वेव यानी कि गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बना रहा है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से। इंडिगो या इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन के नाम से बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये 2025 तक जो है वो लास्ट तक पूरा हो जाएगा और इसे बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के अंदर। तो ये ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई जा रही है? ये वेधशाला, जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन की ये जो वेधशाला है, ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से होगी और 2025 तक इसके चालू होने का पूरा अनुमान है। ठीक है, तो ये हो जाएगी। इससे भारत जो है, भारत भी अंतरिक्षी जो अध्ययन है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल जो अध्ययन है, ब्रह्मांड के विकास से लेकर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर, विकास से लेकर इसके अंत तक समझने में भारत के वैज्ञानिकों को भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जा रहा है। अच्छा, एक कण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो बहुत ही रहस्यमयी कण होता है बच्चों। ये रहस्यमयी कण होता है। ये वैसे तो इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, लेकिन इसके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, आवेश होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है और इसका मास यानी इसका जो द्रव्यमान होता है लगभग 0 होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं ये हमारे ब्रह्मांड में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान 0 होने के कारण इनका जो है वो कह सकते हैं कि इनके पर कोई आवेश ना होने के कारण, ठीक है, इनकी दिक्कत यह है कि इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इनको पकड़ा नहीं जा सकता, इनको देखा नहीं जा सकता। इसी वजह से ये मौजूद तो बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इनको पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इन्हें घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, इन्हें भूतिया कण कहा जाता है, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, मौजूद है लेकिन हम इसके सबूत नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ये दिखता नहीं है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही रहस्यमयी कण होता है ये न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो तो अब इस रहस्यमयी कण को अगर हम एक बार खोज लें, एक बार देख लें, एक बार इसको समझ लें, तो हमें ब्रह्मांड की कई अनसुलझे रहस्य पता चल जाएंगे कि ब्रह्मांड में ऐसी भी चीजें पाई जाती, हो सकता है एक अलग दुनिया मौजूद हो ब्रह्मांड के अंदर, हमारे साथ ही एक अलग दुनिया मौजूद हो जिसके पास ना कोई द्रव्यमान है, ना कोई इसके पास चार्ज है, और वो मौजूद हो और हमें ना पता हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली बहुत कुछ हो सकता है, जो बहुत कुछ इसके बारे में समझा जा सकता है अगर हम न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर लें, न्यूट्रिनो के बारे में हम समझ लें, तो हम बहुत सारे रहस्यों पर उससे पर्दा हटा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको
डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी भारत, पूरी दुनिया इसको डिटेक्ट करने का प्रयास कर रही है, इसको इसको देखने का, इसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। भारत भी इस क्षेत्र में काफी काम कर रहा है। भारत जो है वो एक इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहा है। इंडियन बहुत एम्बिशियस ऑब्जर्वेटरी इसे बनाया जा रहा है। इसको बनाया जा रहा है आपके साउथ इंडिया में, इसको तमिलनाडु में एक बोडी हिल्स है, बोडी नाम की हिल्स है, तो वहां पर इस डिटेक्टर को बनाया जा रहा है। जमीन के नीचे लगभग माना जा रहा है 100 लगभग 1500 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, और इसको लगभग लगभग 1200 मीटर गहराई में, यानी ये बोदी हिल्स हैं, यानी कि बोदी की पहाड़ियां हैं, उसमें 1200 मीटर गहराई में और लगभग 132 मीटर लेंथ की, 26 मीटर जो है चौड़ा, 20 मीटर हाइट वाला ये पूरा का पूरी ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। इसको इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, INO के नाम से जाना जा रहा है, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि इस रहस्यमयी कण को यानी कि जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं या जिसे घोस्ट पार्टिकल कहते हैं, इसके बारे में समझा जा सके, इसके बारे में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जा सके। तो उसके लिए हम ये जो है वो बना रहे हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें याद रखिएगा, समझिएगा। तो भारत के जितने भी मिशंस हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी में या एस्ट्रोफिजिक्स में या कह सकते हैं कि आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी मिशंस भारत ने किए हैं या भारत का उसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, उन सब के बारे में मैंने इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कम से कम समय में, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने की, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी, जिससे आपका समय भी बचे और साथ ही साथ सारी इंफॉर्मेशन के साथ आप लैस हो जाएं और फाइनली जो है आप अपने UPSC के एग्जाम में बेहतरीन जो है सफलता अर्जित करें। तो ये मेरा प्रयास है बच्चों। लगभग लगभग सारी चीजें मैंने आप लोगों की इसके अंदर कवर कर दी हैं। तो हम लोग होप कि ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।